हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विन कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण के सिलेबस के अनुसार वर्ण को जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो झारखंड में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जेटेट हो या कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें नागपुरी का सेक्शन है, उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर किया जाएगा वो कुछ इस प्रकार से है। पहला, वर्ण कर परिचय और परिभाषा। दूसरा, वर्ण कर प्रकार। तीसरा, वर्ण कर उपयोग और अपवाद। और चौथा, उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा कर मूल आधार, मुंह से निकले वाला ध्वनि मन है। कह रहा है भाषा का जो मूल आधार जो होता है वो मुंह से निकलने वाला ध्वनि है। भाषा क्या है? तो भाषा जो होता है वो किसी दो व्यक्तियों के बीच एक ब्रिज का काम करता है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। तो विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है उसी को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है कि बोले के समय मुंह से निकलल ध्वनि मन के हुबहू लिखे ले हमरे लिपि कर इस्तेमाल करीला। हिंदी में इसका शब्दार्थ कुछ इस तरह से होगा कि बोलने के समय मुंह से निकलने वाली जो ध्वनि है उसको हुबहू लिख कर हम लोग उसको लिपिबद्ध करते हैं, लिपि का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि सार्थक ध्वनि मन के सुपर ढंग से लिखल जाए, एकर ले कुछ संकेत चिन्ह चाहे अक्षर बनल जाए हैं, जेके व्याकरणिक रूप में वर्ण कहल जाएला। तो सार्थक ध्वनि मन को सटीक ढंग से लिखा जाए, इसके लिए कुछ संकेत या अक्षर बनाए गए हैं जिसको व्याकरणिक रूप में वर्ण कहा जाता है। उचित रूप ध्वनि कहलाएला, जबकि लिखित रूप वर्ण चाहे अक्षर कहलाएला। जो उचित रूप होता है उसी को ध्वनि कहते हैं, जबकि जो लिखित रूप होता है उसी को वर्ण चाहे अक्षर कहते हैं। तो ये था वर्ण का परिचय। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्ण की परिभाषा। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी कर सकेला। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसको और विभाजित नहीं कर सकते हैं, जैसे अ, क, ई, च, मन। तो अ, क, च ये सब जो होता है ये सारे जो हैं वो वर्ण हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझते हैं, जैसे कि गरु शब्द कर दो ध्वनि है ग और रू, एकर चार खंड करल जा सकेला। तो गरु शब्द है, इसको दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, जैसे ग और रू। लेकिन फर्दर इसको हम लोग चार पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे ग जोड़ अ जोड़ र जोड़ उ, ये मिलकर बनता है गरु। एकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। इसके बाद इसको और खंडित या फिर इसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये नोट है कि हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला, मुदा हिंदी में 52 वर्ण है, माकिल मतलब कि जबकि नागपुरी में 33 वर्ण है। तो कहना चाह रहा है कि हिंदी लखे नागपुरी, जिस तरह से हिंदी में देवनागरी लिपि का उपयोग होता है उसी तरह नागपुरी में भी देवनागरी लिपि का ही उपयोग किया जाता है। लेकिन हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 वर्ण है, नागपुरी में 33 वर्ण है। तो इन्हीं 33 वर्णों का उपयोग करके हम लोग नागपुरी भाषा बनाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वर्ण कर प्रकार। तो वर्ण दो प्रकार के होवेला। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो आइए जानते हैं कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण उ वर्ण के कहेना जेकर उच्चारण बगैर कोनो बाधा के अलघटे करल जाएला। तो स्वर्ण वर्ण उसको कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से, अलघटे मतलब कि स्वतंत्र रूप से जिसका उपयोग किया जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है। नागपुरी में मूल स्वर वर्ण 8 गो हैं। नागपुरी में 8 स्वर वर्ण हैं। ये लोग इस तरह से ई मन हैं, तो ये इस तरह से हैं अ, ई, उ। इसको हम लोग हर्ष स्वर्ण कहते हैं। आ, ई, उ इसको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। और ए और ओ इसको हम लोग संयुक्त स्वर कहते हैं। तो अगर स्वर वर्ण को भी हम लोग विभाजित करें तो वो 3 प्रकार के हुए। एक हुआ हर्ष स्वर, दूसरा हुआ दीर्घ स्वर और तीसरा हुआ संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर में अ, ई, उ आए, दीर्घ स्वर में आ, ई, उ आए, संयुक्त स्वर में ए और ओ आए। तो ये जो आप हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर है, इसी को स्वर वर्ण समूह कहते हैं। ठीक है। नागपुरी में ए और औ के उच्चारण नहीं के बराबर होवेला। नागपुरी में ए और औ वर्ण का उच्चारण नहीं के बराबर होता है, यानी कि संयुक्ताक्षर का, संयुक्त वर्ण का उपयोग नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण उ वर्ण है जेकर उच्चारण में मुख विवर से वायु कम चाहे बेसी अवरोधित होए निकलेला। स्वर वर्ण में था कि किस बिना अवरोध के
उसका उच्चारण किया जाता था। लेकिन व्यंजन वर्ण में क्या बोल रहा है कि व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिसके उच्चारण में मुख से वायु या तो कम या बेसी अवरोधित होकर निकलता है। बेसी मतलब कि ज्यादा। इसके एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये सब। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। तो व्यंजन वर्ण समूह यानी कि व्यंजन वर्ण में व्यंजन वर्ण जो उसका उच्चारण होता है ना, उसमें स्वर वर्ण समूह का इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग होता है। विद द हेल्प ऑफ स्वर वर्ण हम लोग व्यंजन वर्ण उच्चारण करते हैं। जैसे क जोड़ अ, तो क एक व्यंजन वर्ण है, उसमें एक सपोर्टेड स्वर वर्ण जब युग्मित होता है, जब जुड़ता है, तब जाके क व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। उसी तरह से ख है, ख जोड़ अ, ये होके बनते हैं ख व्यंजन वर्ण। हिया क और ख कर संगे अ लुकल है। अ जो यहाँ बोल रहा है, हिया मतलब कि यहाँ पर क और ख कर संगे क और ख के साथ अ जो है वो लुकल है, स्वर वर्ण अ जो है वो छुपा हुआ है। यह लगे लगभग 100 व्यंजन वर्ण में स्वर लुकल रहेला। इसी तरह से लगभग सभी व्यंजन वर्ण में स्वर जो होता है, स्वर वर्ण जो होता है वो छुपा हुआ रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नागपुरी व्यंजन में अण कर उच्चारण न करल जायला। जैसे गुण, तो गुण को हम लोग कैसे बोलेंगे? गुण, ठीक है। अण जो है उसकी जगह उसका उच्चारण होता है न। एग्जाम्पल है गुण, तो गुण को कैसे लिखेंगे? गुण। उसी तरह से तलव्य श मूर्धन स कर उच्चारण दंत स या ख करल जायला। तलव्य श और मूर्धन्य स जो पेटकटवा स भी कहते हैं हम लोग, उसका उच्चारण की जगह पे दंत स और ख का उच्चारण होता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे पुरुष, तो पुरुष को हम लोग पुरुष चाहे पुरुष, नागपुरी में पुरुष या फिर पुरुष लिखते हैं या उच्चारण करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं, ऋषि। अब ऋषि का उच्चारण तो ऋषि हुआ, लेकिन नागपुरी में इसको ऋषि कहते हैं, चाहे रिखी कहते हैं। जिस तरह से बोला जाता है उसी तरह से लिखा भी जाता है, जैसे कि ऋषि चाहे रिखी। दूसरा पॉइंट है, य कर उच्चारण ज हो जाएगा। कहीं कहीं पर य का जो उच्चारण होता है ना वो ज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल है योग, योग बन जाता है जोग। हिंदी में योग कहलाता है, नागपुरी में वो जोग बन जाता है। संयोग, संयोग क्या बन जाता है? संजोग। नागपुरी में संयोग को संजोग लिखेंगे और पढ़ेंगे भी। अब इसको कहते हैं कक्षन जोगी छ। छ कर उच्चारण ख चाहे छ होएला। एग्जाम्पल है जैसे क्षमा, क्षमा बन जाता है क्षमा, और क्षत्रि बन जाता है खत्री। छत्री को नागपुरी में हम लोग खत्री लिखेंगे या फिर इसका उच्चारण होगा खत्री। नेक्स्ट पॉइंट है कि त्र कर उच्चारण तर और ज्ञ कर उच्चारण ज्ञ होवेला। एग्जाम्पल है इसका जैसे ज्ञान, तो ज्ञान को हम लोग नागपुरी में कैसे लिखेंगे? ज्ञान। क्षत्रिय, क्षत्रिय को कैसे लिखेंगे? क्षत्रिय। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नागपुरी वर्ण में हम लोगों को पॉइंट नोट करके रखना है। नेक्स्ट है कुछ अपवाद। तो कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन से नागपुरी पूरा पूरी खैप न खाएं ओके हिंदी रूप में लिखा जाएला। यहाँ पे कह रहा है कि कुछ मौलिक हिंदी शब्द जो हैं तो उन हिंदी शब्द से नागपुरी पूरी तरह से वाकिफ नहीं रखता है, इसीलिए उसको हिंदी रूप में ही लिखा जाता है, मतलब उसका रूपांतरण नागपुरी में नहीं होता है। एग्जाम्पल भी दे रहा है जैसे कि वर्ण, तो वर्ण को हम लोग देखे होंगे आप लोग वर्ण ही लिखते हैं। शिक्षा, तो शिक्षा को शिक्षा ही लिखेंगे। रक्षक, रक्षकियां हैं। इस तरह के शब्द जो हैं वो नागपुरी में परिणत नहीं होते हैं, यानी कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्ताक्षर कर प्रयोग नागपुरी भाषा में नी होवेला। हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि संयुक्ताक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कृष्ण, तो कृष्ण को किशन बोला जाएगा। कृष्ण जो हिंदी वर्ड है उसको नागपुरी में किशन बोलेंगे। कृपया, कृपया को कैसे लिखेंगे? कृपया। तृष्णा, तृष्णा को कैसे लिखेंगे नागपुरी में? तिरिसना। तो ये संयुक्ताक्षर से रिलेटेड थे, यानी कि संयुक्ताक्षर का प्रयोग नहीं होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी झारखंड के नागपुरी लोक कथाएं हैं, उसमें जहां पर भी संयुक्ताक्षर की बात हुई है मैंने आप लोगों को बतलाया है कि संयुक्ताक्षर का उपयोग नहीं के बराबर होता है नागपुरी में। अब आइए एक पॉइंट है बालाघात। नागपुरी में बालाघात कर प्रयोग होवेला, मुदा एकर रूप बदल के अपनिहिति तैर प्रयोग होवेला। बालाघात जो होता है जिसमें कि जोर लगा के जिस शब्द का उच्चारण किया जाता है, तो इसमें लिख रहा है कि नागपुरी में बालाघात कर प्रयोग होवेला, मुदा एकर रूप बदल के अपनिहिति तैर प्रयोग होवेला। कि बालाघात का प्रयोग तो होता है लेकिन मुदा, मुदा का मतलब होता है लेकिन, इसका रूप जो है बदल के अपनिहिति में चेंज हो जाता है।
इसका एग्जाम्पल है जात। जैसे जात जो लिखा हुआ है उसको हम लोग नागपुरी में कैसे लिखेंगे, जाइत। इसमें आप देखिए बीच में ई आ गया और इस पर हम लोग जोड़ देते हैं, जाइत बोलेंगे। पांत, तो पांत को कैसे बोलेंगे नागपुरी में, पाइत। तो बालाघात एक बरन कर अपनिहिति है के। अब ये अपनिहिति क्या है इसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। अपनिहिति क्या है कि जोन शब्द के अंत में हर्ष स्वर वर्ण होवेला और आगे व्यंजन होवे तो उ व्यंजन कर पहले ई जुड़ जाएगा। कहना चाह रहा है कि जिस भी शब्द के अंत में हर्ष स्वर वर्ण होता है और उसके जस्ट पहले कोई व्यंजन होता है, व्यंजन वर्ण होता है, तो इन दोनों के बीच में मतलब इसके पहले ई जुड़ जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे जाति, तो जाति को हम लोग हिंदी में तो जाति है लेकिन नागपुरी में इसको लिखेंगे जाइत। इसको हम कैसे समझेंगे, जैसे जाति को अगर हम लोग खंडित करते हैं तो इसका खंड करके देखते हैं, ज जोड़ आ जोड़ त जोड़ ई होता है। अब आप लोग इसमें देख रहे हैं लास्ट में जो है वो ई है। ई क्या है, एक हर्ष स्वर वर्ण है। हर्ष स्वर वर्ण में कौन कौन सा चीज आते हैं, अ ई उ आते हैं। तो ई के पहले आप देख रहे हैं त एक व्यंजन वर्ण है। तो ये अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो इसके बीच में ई लग जाता है, ठीक है। तो जाति बन जाता है जाई। उसी तरह से भांति बन जाता है भाई, चाल बन जाता है चाई और दाल बन जाता है दाई। नेक्स्ट टॉपिक है उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप। नागपुरी भाषा में छोट बड़, संगी साथी, नाता गोत, अपनैत सब ले आपन आपन ढंग से भाषा कर प्रयोग करल जाएला। कहना चाह रहा है कि नागपुरी भाषा में छोटे बड़े, संगी साथी, नाता रिश्तेदार सबके लिए अपने अपने ढंग का भाषा का प्रयोग किया जाता है। मोटा मोटी नागपुरी में भाषा संबोधन कर ई लखे प्रयोग होवेला। नागपुरी में संबोधन के लिए इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे क अति सम्मान सूचक, ख सम्मान सूचक और ग साधारण। तो ये तीन प्रकार हैं उच्चारण कर सामान्य और विशेष रूप में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अति सम्मान सूचक अपने कर प्रयोग करल जाएगा। अति सम्मान सूचक संबोधन में अपने कर प्रयोग करल जाएगा। जैसे गुरु बाबा अपने खालाएं, आजा अपने जाबाएं। देखिए अति सम्मान सूचक में होता क्या है कि बहुत जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं, जैसे कि गुरु शिक्षक हो गए, आपके दादाजी हो गए, राजा हो गए, मुखिया हो गए, और या फिर कोई बड़े पदाधिकारी हो गए, माता पिता हो गए, जो बहुत सम्मान सूचक मतलब कि जो सम्मानित व्यक्तित्व होते हैं समाज में, उनके लिए अति सम्मान सूचक में अपने का प्रयोग किया जाता है। अपने वर्ड जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, गुरु बाबा अपने खालाएं, आजा अपने जाबाएं। आजा का मतलब होता है दादाजी आप जाइएगा। यहाँ पर एक नोट है कि क्रिया में एक वचन कर ठाव में बहुवचन कर प्रयोग करल जाएगा। जैसे अति सम्मान सूचक संबोधन अगर हो रहा है तो उसमें एक वचन की जगह पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है क्रिया में। जैसे रावरे खाब, ये एक वचन है, खाब जो है ये एक वचन है। रावरे खाब का मतलब होता है आप खाइएगा, और अपने खाबाएं ये बहुवचन है। जैसे कि अपने खाबाएं, तो अपने सम्मान सूचक संबोधन है और खाबाएं जो होता है वो बहुवचन होता है। तो इस तरह से अति सम्मान सूचक का प्रयोग किया जाता है। ख जो है वो सम्मान सूचक संबोधन है। तो सम्मान सूचक संबोधन में रवरे कर प्रयोग करल जाएला। सम्मान सूचक संबोधन में रवरे कर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में आपन बराबर बड़ चाहे अनजान आदमी मन के सम्मान देवे के चलन है। एकरे ले रावरे, राउर, राउरिन काल क्रिया कर मुताबिक प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में जो हम उम्र होते हैं या फिर कोई बड़े होते हैं या फिर कोई अनजान अजनबी आदमी होते हैं, उन लोगों को भी जैसे हिंदी में भी तो हम लोग कहते हैं ना आप चलिएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इस आपके लिए रावरे वर्ड का यूज़ किया जाता है, या फिर राउर का या फिर राउरिन का। वो काल और क्रिया के मुताबिक बदलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तोय खाबे, इसका साधारण प्रयोग है तोय खाबे। इसका हिंदी मीनिंग होता है तुम खाओगे। अब हिया तोय रावरे में और जाबे जाब में बदल जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा सम्मान सूचक संबोधन में, तोय बदल जाएगा रावरे में। तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है रावरे खाब, ये एक सम्मान सूचक है। तो खाबे बदल गया खाब में और तोय बदल गया रावरे में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग साधारण प्रयोग। तो साधारण प्रयोग में नागपुरी में छोटा मन से आम गांव घर में तोय कर प्रयोग होवेला। नागपुरी में तोय का प्रयोग होता है संबोधन के लिए। तुम, जिसको हिंदी में हम लोग तुम का प्रयोग करते हैं, तो नागपुरी में उसको तोय का प्रयोग किया जाता है। ई प्रयोग सबसे बगरा होवेला। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, फ्रिक्वेंटली होता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है तोय जाबे, ये एक वचन है, तुम जाओगे। अब तोहरे मन जाबा,
ये बहुवचन है। यहाँ पर एक नोट है, हिया तोय तोहरे में और जाबे जाबा में बदल जाएगा। जब बहुवचन जैसे कि तोहरे मन मतलब कि तुम लोग जाओगे में तोहरे मन जाबा, इस तरह से बोला जाता है। एक और एग्जाम्पल है ऊ जाए, ये एक वचन है। ऊ जाए का मतलब है कि वो जाएगा, तो इसका बहुवचन कैसे बोलेंगे नागपुरी में? ऊमन जाबें, नागपुरी में बोला जाएगा ऊमन जाबें, ये बहुवचन है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी नाम को लेके, जैसे कि चंदन जाए, ये एक वचन है। इसका मतलब होता है चंदन जाएगा, इसका बहुवचन कैसे होगा? चंदन मन जाबें, ये बहुवचन हो जाएगा कि चंदन और उसके जो साथी लोग हैं, उसके आसपास के जितने लोग हैं वो लोग जाएंगे। तो इस तरह से साधारण का प्रयोग किया जाता है। ठाव विशेष में तोय कर ठावे तू और बहुवचन तोहरे तुहिन कर प्रयोग भेटाएला। ठाव विशेष में यानी कि जगह जगह पे तोय कर ठाव में मतलब कि तोय के स्थान पे तू और बहुवचन तोहरे, तू जो होता है वो एक वचन होता है और बहुवचन के लिए तोहरे का या तुहिन कर प्रयोग किया जाता है। तो ये था नागपुरी व्याकरण का वर्ण। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके में और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।